Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as process of photosynthesis in higher plants. And in last session we completed the isolation of different types of pigments and pigment system. Today we will see the concepts regarding with light reactions. देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रैनम है और स्ट्रोमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं। ग्रैनम जो होता है वो थैलाकॉइड के स्टैकिंग से बनता है। थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन रहता है उसके ऊपर पिगमेंट्स रहते हैं और स्ट्रोमा जो रहता है वो डार्क रिएक्शन का साइट है। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। मतलब उनका फंक्शन है सनलाइट की जितनी भी एनर्जी है उस लाइट के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसको ट्रैप करना, ये पिगमेंट्स का फंक्शन है। और आज का जो हमारा मेन सेशन है उन पिगमेंट्स के वर्किंग से रिलेटेड है। देखिए लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इंटरकनेक्टेड रिएक्शन है। अगर प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन होना जरूरी है तो उससे पहले भी लाइट रिएक्शन होना जरूरी है। लाइट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दोज रिएक्शंस आर नोन एज लाइट रिएक्शंस। Light dependent reactions are known as light reactions, and light reactions can produce different types of products which are important for dark reaction. Dark reaction में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन डार्क रिएक्शन में अगर ग्लूकोज बनना है तो लाइट रिएक्शन में मतलब जो ग्रैनम के थैलाकॉइड्स हैं वहां पे एटीपी बनना, NADPH बनना या फिर वाटर का स्प्लिटिंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक एटीपी का NADPH का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगा ग्रैनम के थैलाकॉइड्स के अंदर तब तक वो एटीपी और NADPH डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए यूज नहीं होते। इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि लाइट रिएक्शन में जो भी बनेगा वो अल्टीमेटली स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन होगी उसके लिए वो क्या होगा, यूजेबल होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, लाइट रिएक्शंस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान में रखो लाइट रिएक्शन का जो ऑकरेंस होता है वो इन जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट मतलब आपको मालूम है कि एक ब्राइट टाइप ऑफ एनर्जी है। सन के जितने भी रेडिएशंस है वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ना इंफ्रारेड में। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वही फोटोसिंथेटिक रेंज मानी जाती है। जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है, 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में जितने भी लाइट रेडिएशंस आते हैं उनको ही हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट रेडिएशंस। वैसे आप जानते हो कि लाइट का नेचर कैसा है। लाइट जो होती है वो वेवलेंथ के हिसाब से ट्रैवल करती है और लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स का मतलब होता है क्वांटम, जिनको हम कहते हैं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। जब लाइट ट्रैवल करती है, जब ये रेडिएशंस ट्रैवल करते हैं तो उनके जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। और जब भी ये लाइट रेडिएशंस लीफ के सरफेस के ऊपर जब कोलाइड होते हैं तो ये क्वांटम के अंदर जितनी भी एनर्जी है ये सारी एनर्जी पिगमेंट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब पिगमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जानते हो जिन लाइट रेडिएशंस में वेवलेंथ ज्यादा होती है उनके अंदर एनर्जी कम होती है, लेकिन जिनके अंदर वेवलेंथ कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रैवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, यानी कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस ट्रैवल करेंगे उनके लिए वेवलेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट जो है वो ड्वेल नेचर शो करता है। उनके जो क्वांटम होते हैं, उनके जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि लाइट रिएक्शन होने के लिए एक रिएक्शन सेंटर होना जरूरी है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज नोन एज इसेंशियल पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जानते हो वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए इज एसेंशियल पिगमेंट बिकॉज इट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। और क्लोरोफिल ए के बाद जितने भी अदर टाइप के पिगमेंट्स है जैसे कि क्लोरोफिल बी है या कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स बोल के काम करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैविंग फंक्शन जस्ट टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड ट्रांसमिट टू क्लोरोफिल ए विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस मैकेनिज्म। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लाइट रिएक्शन अगर होनी है तो एक रिएक्शन सेंटर होना जरूरी है जिसको हम कहेंगे क्लोरोफिल ए।
और उसको सपोर्ट करने वाले जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो भी वहां पे लोकेटेड होना जरूरी है। ये सारे पिगमेंट्स कहाँ होते हैं तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, इसलिए लाइट रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद टू द मेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान में रखो, थैलाकोइड मेम्ब्रेन की जो सिस्टम है उसको ही हम एक तरीके से लाइट रिएक्शन मीडिएटेड सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद ध्यान में रखो कि ये जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन्स होते हैं इनके ऊपर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो जिसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए का और उसके साथ बहुत सारे क्या होंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे, और जब इनका एक कलेक्शन हो जाएगा, इनका जब एक एक्यूमुलेशन होगा, इनका जब एक ग्रुप बनेगा तो उसको हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर पिगमेंट्स प्लस बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसके दो पर्टिकुलर टाइप्स है, दैट इज PS1 एंड PS2। PS1 का मतलब होता है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, लेकिन एक्चुअली इनके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं, ये किस तरीके से वर्क करती है, इसमें भी दो हिस्से आते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि PS1 एंड PS2 आर द टू टाइप्स ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। What is the importance of light reaction? Light reaction can produce ATP, NADPH, and in case of light reaction there is the splitting of water. इसका मतलब ध्यान में रखो, लाइट रिएक्शन अगर होगी तो ये दोनों बनेंगे, इनको हम एसिमुलेटरी पावर कहते हैं। एसिमुलेटरी पावर का फंक्शन क्या होता है, माने कि ये पावर क्या करती है, जब ये स्ट्रोमा में चले जाते हैं तो स्ट्रोमा में फिर ग्लूकोज जो बनते हैं तो इनके यूटिलाइजेशन से बनते हैं, जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक ग्लूकोज नहीं बन सकता। इसलिए लाइट रिएक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, इनको फॉर्म होना जो है, ये इनको फॉर्म करना, ये जो है ये लाइट रिएक्शन का सबसे क्या है मेन बेनिफिट है। और जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो भी लाइट रिएक्शन से ही मिलता है। अब इधर चलिए, इधर मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जितने भी रेडिएशंस आते हैं उनकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उनको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप देख सकते हो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो VIBGYOR ये जो 7 रेडिएशंस होते हैं ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर काम करते हैं। उसमें सबसे पहली जो है वो है वायलेट। अब इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। वायलेट की जो रेंज है वो 390 से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। इंडिगो की जो है 430 से लेकर 470 नैनोमीटर तक है। ब्लू की जो वेवलेंथ है वो 470 से लेकर 500 नैनोमीटर तक है। ग्रीन की जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो 500 से लेकर 580 नैनोमीटर तक है। उसके बाद येलो की जो है वो 580 से 600 तक है। ऑरेंज की जो है वो 600 से लेकर 650 तक है। और रेड की जो रेंज है वो 660 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। अब आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, माने कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पिगमेंट जो करते हैं वो कौन से कलर के लाइट रेडिएशन में करते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको फोटोसिंथेसिस का रेट ब्लू कलर के रेडिएशन में और रेड कलर के रेडिएशन में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर इन केस ऑफ ब्लू रेडिएशंस एंड रेड रेडिएशंस। ये दोनों कलर के रेडिएशंस फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो जो एब्जॉर्प्शन शो करता है वो ब्लू कलर के रीजन में ज्यादा शो करता है। मतलब हम इस रेंज को भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी एब्जॉर्प्शन शो कर सकता है, इसमें भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए का वो ब्लू कलर के रेडिएशन में कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लू वायलेट, मतलब लिखते समय या पढ़ते समय आपने जरूर पढ़ा होगा कि ब्लू वायलेट या वायलेट ब्लू, तो ये जो रेंज है ये रेंज क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बेटर मानी जाती है। इस रेंज में क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है। क्लोरोफिल बी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी पिगमेंट है। तो इस रेंज में क्लोरोफिल बी का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। उसके बाद रेड कलर की जो रेडिएशन होती है वो क्लोरोफिल ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है, लेकिन रेड कलर के रीजन में क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच शो किया है। इस रफ स्केच के अंदर आपको क्या क्या दिखता है, जैसे कि रिएक्शन सेंटर है। ये जो रिएक्शन सेंटर है ये होगा क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर, और ये जो है ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है। दिस ऑल पिगमेंट्स आर नोन एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अब होता क्या है, देखिए ये सारे पिगमेंट्स एक कलेक्शन के फॉर्म में रहते हैं थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो अब क्या होता है, जैसे ही सन क्या करता है अपने रेडिएशंस को वहां पे एक्सपोज करता है लिफ के ऊपर,
तो उसके अंदर जितने भी फोटॉन्स रहते हैं, लाइट रेडिएशंस के अंदर जितने भी फोटॉन्स रहते हैं, वो फोटॉन्स क्या होते हैं, पिगमेंट के ऊपर कोलाइड होते हैं। अब इन फोटॉन्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को ट्रैप कौन करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, रेजोनेंस मैकेनिज्म से अपनी जितनी भी एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इन एक्सेसरी पिगमेंट के अंदर जितना भी एनर्जी होगा वो क्लोरोफिल ए के पास चला जाता है, और क्लोरोफिल ए फिर बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। और क्लोरोफिल ए अगर एनर्जेटिक हो जाता है तो यहां से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर और अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हमारा अगला सेशन होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बोल के क्यों काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं शो करता हूं, अगर कंसिडर करो ये क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए के अंदर क्या है, ये उसकी ग्राउंड शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जब क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे। पहले तो वो क्या होंगे, बेसिक ऑर्बिट से लेकर ग्राउंड शेल से लेकर आउटर शेल में वहां पे क्या होंगे, वो शिफ्ट होंगे, और आउटर शेल से फिर ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो क्लोरोफिल ए से हो सकता है। और बाकी के सारे पिगमेंट्स जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना का मतलब होता है इनका काम है लाइट के एनर्जी को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना एंड ट्रांसमिट दैट एनर्जी टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। ये हमें ध्यान में रखना है। तो क्लोरोफिल ए के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से एक्साइट हो सकते हैं, इसलिए क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। तो ये क्लोरोफिल ए का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से ध्यान में रखो कि PS1 का जो क्लोरोफिल ए जो रहता है सेंटर, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो है 700 नैनोमीटर का, और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर रहता है क्लोरोफिल ए, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 680 नैनोमीटर का है। मतलब रेड कलर के रीजन में क्लोरोफिल ए क्या रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है, 700 तक उसका एक्टिवेशन सबसे ज्यादा रहता है। 680 एंड 700 ये जो 2 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल ए के लिए बहुत बेटर मानी जाती है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो आप कि क्लोरोफिल ए के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलरली ग्राउंड शेल के अंदर होंगे। जैसे उनको एनर्जी मिल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद के भी होते हैं कुछ सिस्टम के अंदर, कभी कभी वाटर से भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्लोरोफिल ए से एक्साइट होने के बाद ही एक्सेप्टर्स वहां पे कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स काम करेंगे। ये हमारा एक्चुअली अगला सेशन है। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ही बताना था कि क्लोरोफिल ए के वजह से ही फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये सारे पिगमेंट्स अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसमिट करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर इनके पिग्स भी दिए हैं, मतलब कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए, ये किस तरीके से एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उनके पिग्स भी आपके सिलेबस के अंदर, आपके बुक के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिए हैं। तो उसमें से आपको इतना ही कंक्लूजन ध्यान में रखना है कि ब्लू कलर के रीजन में एंड रेड कलर के रीजन में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। ग्रीन कलर का जो पोर्शन है, इन केस ऑफ ग्रीन रेडिएशन देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ग्रीन कलर इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव कलर। तो ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस 0 रहता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाकी केस में होता है, लेकिन ब्लू में और रेड में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको अब क्या ध्यान में रखना है, तो इतना ही ध्यान में रखना है कि पिगमेंट होना जरूरी है। पिगमेंट ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, पिगमेंट से ही एटीपी बनेंगे, पिगमेंट से ही NADPH बनेगा, पिगमेंट के वजह से ही वाटर का स्प्लिटिंग होता है। लाइट रिएक्शन अगर होगी तो ही डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा, मतलब स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनेगा। लाइट रिएक्शन में क्या क्या जरूरी है वो ध्यान में रखो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस है, ना अल्ट्रावायलेट, ना इंफ्रारेड, ना रेडियो वेव्स, किसी भी अदर वेव्स में, किसी भी अलग टाइप के रेडिएशंस में फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ विजिबल में ही हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। विजिबल के अलग अलग कलर्स, उसकी रेंजेस क्या क्या है वो ध्यान में रखो। रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए को अगर प्रोटेक्ट होना है तो बाकी के पिगमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि शील्ड पिगमेंट किसको कहते हैं, हम कैरोटीनॉइड्स को कहते हैं। ये जो अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स का रोल सबसे मेन है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, कभी कभी क्या होता है, हाई इंटेंसिटी के रेडिएशंस क्लोरोफिल ए को वहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे केस में कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, उन हाई एनर्जी लाइट्स को वहां पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि क्लोरोफिल ए का जो डिस्ट्रॉइंग नेचर है या क्लोरोफिल ए जो डैमेज हो सकता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कैरोटीनॉइड्स जो है उनको हम शील्ड पिगमेंट या फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को बचाने वाले पिगमेंट्स हम उनको कह सकते हैं।
और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बार स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता है, लेकिन ध्यान में रखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब इतना ही है जिसमें बहुत सारे पिगमेंट्स का क्या है, कलेक्शन है। आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, लेकिन उस हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट में एक रिएक्शन सेंटर जरूर होता है क्लोरोफिल ए का, और उस रिएक्शन सेंटर के नजदीक बहुत सारे अलग अलग एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स बल के काम करते हैं, मतलब वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए को क्या की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। तब क्लोरोफिल ए के अंदर के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड शेल से निकल के ऊपर के शेल में चले जाते हैं और ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद वहां से वो पूरे एक्साइट हो जाते हैं, वहां से वो सेंटर को छोड़ देते हैं। और फिर आगे जो होगा वो तो हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंटिन्यू करना ही है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ये जितने भी टाइप के पॉइंट्स आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा पर्टिकुलरली लाइट रिएक्शन में ये जो दो फोटो सिस्टम साइक्लिक नॉन साइक्लिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पिक दिए हैं वो आप रेफर कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस का रेट इन दोनों रीजन में ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखो। उसके बाद उनके पिक में के अंदर आपको वो उनका एब्जॉर्प्शन, जैसे कि इनका क्लोरोफिल ए का बी का जो एब्जॉर्प्शन है ये इस रेंज में ज्यादा होता है, इस रेंज में भी ज्यादा होता है, वैसा भी उन्होंने पिक के अंदर ऑलरेडी शो किया है। कैरोटीनॉइड्स का भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इस एरिया में, मतलब इस वेवलेंथ में ज्यादा होता है, जैसे कि 400 अप टू 500 तक वो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा फिर लाइट रिएक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।